दूसरी बात कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में भी थे और ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को बनाया जा सकता है, लेकिन न्याप सिंह सैनी के करीबी और मनोहर लाल खट्टर के करीबी मोहन लाल बड़ोली को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, यौन शोषण के आरोप भी लगते हैं। इन आरोपों के तहत मोहन लाल बड़ोली पर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं और ना ही कोई कमान उनसे छीनी जाती है। तो इस बात की नाराजगी भी रामविलास शर्मा पाती। तो ऐसे में देखिए, दोनों जो पिता पुत्री हैं वो दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं मानो कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो ना होते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ होते तो आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी होती। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले और सीधे तौर पर देखा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अनुशंसा के आधार पर किए जाने वाले निर्णय क्या आने वाले वक्त में बड़े दिग्गज राजनेताओं को पार्टी से अलग कर देंगे? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठे हैं कि पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक डिनर पार्टी बुलाई, उसमें अहिरवाल के तमाम विधायकों को आमंत्रित किया। लेकिन एक दूसरा बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और वो बड़ा फैसला यह है कि असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बना दिया गया है, जिसके बाद रामविलास शर्मा को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब रामविलास शर्मा का क्या होगा। जिन राजनेता ने अहिरवाल नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में शुरुआत से पार्टी की गतिविधियों को यहां आधार बनाते हुए पार्टी के लिए एक माहौल खड़ा किया, जिसे बरगद के रूप में बीजेपी के लिए हरियाणा में माना जाता है, वो रामविलास शर्मा आज किसी एक ऐसे संवैधानिक पद के लिए हाईकमान की तरफ झांकते ताकते हुए नजर आ रहे हैं कि हाईकमान की उन पर एक नजर पड़ जाए। दरअसल अब मामला कुछ अहिरवाल की राजनीति से ही बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक रामविलास शर्मा और राव इंद्रजीत सिंह एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, जो पार्टी हरियाणा की दशा और दिशा तय करेगी। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा है कि तीसरी बार मोदी शाह के कहने से और उनके एजेंडे से सरकार नहीं बनी है। ये सरकार तो हमने बनाई है, हमने हवा चलाई, राजनीतिक तौर पर मजबूती पार्टी को दी और उसके आधार पर यह सरकार चल रही है। मोदी शाह का मैजिक हरियाणा से फेल हो चुका है। दरअसल अब आगे आने वाले वक्त में रामविलास शर्मा भी राव इंद्रजीत सिंह को क्या इस बड़ी जिम्मेदारी में बड़ा सहयोग करते हुए नजर आएंगे, इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाजमीन जुड़ चुकी हैं। नाजमीन, कैसे देखती हैं ये जो रामविलास शर्मा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वे राज्यपाल बनाने की उनकी उम्मीद दिखाई दे रही थी, 9 महीने तक उन्होंने इंतजार भी किया है, लेकिन असीम कुमार घोष को हरियाणा में ला करके राज्यपाल बना देना और रामविलास शर्मा को दोबारा दरकिनार कर देना किस बात के संकेत देता है? बीजेपी के साथ डटेंगे या हटेंगे? देखिए दिनेश, रामविलास शर्मा की बात करें तो वो एक ऐसे छवि वाले हैं जो मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों में नहीं गिने जाते हैं। रामविलास शर्मा की बात करें तो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट विधानसभा के चुनाव में काट दिया जाता है। ये तक कहा जाता है कि इसके पीछे जो साजिश रची गई है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जरिए थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार रहे थे और इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर को दोषी बताया जाता है। इसके अलावा ये भी रामविलास शर्मा के जरिए कहा जाता है कि वो राव इंद्रजीत के समर्थकों में गिने जाते हैं और यही बात मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं थी, इसी वजह से उनका टिकट काटा गया। तो ये देखिए कि पहला उनका टिकट काटा गया, दूसरी बात कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में भी थे और ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को बनाया जा सकता है, लेकिन न्याप सिंह सैनी के करीबी और मनोहर लाल खट्टर के करीबी मोहन लाल बड़ोली को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, यौन शोषण के आरोप भी लगते हैं। इन आरोपों के तहत मोहन लाल बड़ोली पर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं और ना ही कोई कमान उनसे छीनी जाती है। तो इस बात की नाराजगी भी रामविलास शर्मा को थी, लेकिन एक आखिरी उम्मीद राज्यपाल के तौर पर तो थी।
लेकिन ये उम्मीद भी तब टूट जाती है जब बीते दिनों शपथ ले लेते हैं असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष एक बंगाल के आने वाले एक छवि वाले माने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी के जरिए रामविलास शर्मा को बार बार दरकिनार किया जा रहा है, और ऐसे में क्या आने वाले समय में खुद रामविलास शर्मा बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने जो सियासी तेवर दिखाए थे, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भाई हमने तो सरकार बनाई है, वरना सरकार बनने वाली कैसी थी। और इस बयान का समर्थन रामविलास शर्मा के द्वारा भी किया गया था। उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि अहिरवाल के बड़े राजनेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। नई पार्टी बनाने के लिए, थर्ड फ्रंट खड़ा करने के लिए क्या ये दोनों राजनेता एक साथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ये बात तो सही कही कि राव इंद्रजीत सिंह ने जब से आरती राव के आवास पर जो चंडीगढ़ में लगभग 12 विधायकों को बुलाया था डिनर के जरिए, और उस डिनर के दौरान लगभग घंटों बातचीत भी हुई, और बातचीत के बाद सिर्फ सार्वजनिक रूप से ये कहा गया इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चर्चा थी, शिष्टाचार भेंट थी, आरती राव का नया आवास था और इसी सिलसिले में बुलाया गया। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात की भी सफाई दी थी कि वो तो महज 3 से 4 विधायकों को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन आरती राव ने कहा कि अहिरवाल बेल्ट के सभी विधायकों को आप न्योता दीजिए। तो इसमें नागल चौधरी से मंजू चौधरी भी यहाँ पर शामिल थी, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, वो भी जाती हैं, और तमाम वो 11 विधायक भी शामिल होते हैं। और ऐसे में माना गया कि क्या राव इंद्रजीत सिंह 75 साल के हो गए हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसी है कि 75 साल अगर आपका हो चुका है तब आपको मार्गदर्शन मंडल में पहुंच जाना चाहिए, लोगों को राजनीति की सीख देनी चाहिए। और इसी बात का जिक्र करें तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कहा था कि अगर आप 75 के हो गए हैं तो रुक जाने का समय आपका आ गया है और आपको युवाओं को मौका देना चाहिए। तो इसी मौके की बात के लिए राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को आगे कर रहे हैं। इसी वजह से 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, सिर्फ बीजेपी के तहत बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी में भी यही हाल राव इंद्रजीत सिंह का था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए वो कभी भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए। हुड्डा की नजर थी, हुड्डा की पकड़ थी। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर बीच में, हुड्डा की जब सरकार थी तो उस दौरान राव दान सिंह तो उनके करीबी थे। दूसरा देखा जाए तो कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी में काफी मजबूत थे, और उनकी मजबूती का हश्र ये होता था कि अहिरवाल की सभी सीटें एक छत्र कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं जीतती थी। बीजेपी को कुछ सीटें वहां पर मिलती थी, कुछ कांग्रेस को मिलती थी। अब क्या है कि लगातार जो राव दान सिंह है वो महेंद्रगढ़ तक सीमित रह चुके हैं। दूसरी ओर बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव का रेवाड़ी में सियासी प्रभुत्व कमजोर हो गया है। क्या इस आधार पर राव इंद्रजीत सिंह ताकत दिखा रहे हैं कि अब अहिरवाल में मुझे जो कम्पीट कर रहे थे जो राजनेता, वो अलग हो चुके हैं, दूर हट चुके हैं इस कंपटीशन से, और अब यदि मेरी मांग को नहीं माना गया तो फिर मैं आगे कोई भी बड़ा फैसला ले सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल राव दान सिंह की बात करें तो महेंद्रगढ़ से चुनावी मैदान में उतरते हैं कंवर सिंह यादव के मुकाबले, और यहाँ पर भी उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो अहिरवाल क्षेत्र में सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह का ही हमने दबदबा देखा है। 2014 में भी अधिकतम सीटें यहाँ पर जीती गई थी, और 2019 की बात करें तब भी यहाँ पर अहिरवाल क्षेत्र की सीटों को राव इंद्रजीत सिंह ने जिताकर दिया था। और इस बार भी देखा जाए तो सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते ही 10 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं अहिरवाल बेल्ट की। और ऐसे में माना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को चेताते हुए नजर आए थे कि हमने आपको जिताकर सत्ता में ला दिया, अब का दायित्व बनता है कि अब आप हमारे लिए काम करें। तब मुख्यमंत्री ने काम करने से साफ इनकार कर दिया कि हरियाणा की जनता द्वारा मैं चुना गया हूं और जनता के लिए मेरा दायित्व बनता है, ना कि अकेले आपके लिए, आपके अहिरवाल क्षेत्र के लिए। आरती राव कहती हैं कि हमने माहौल बनाया, हमने हवा चलाई, तभी बीजेपी सत्ता में आई, वरना बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं पाती। तो ऐसे में देखिए, दोनों जो पिता पुत्री हैं वो दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं, मानो कि भारतीय जनता पार्टी में अगर
वो ना होते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ होते तो आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी होती। देखिए, इसका अंदाजा तो विधायकों के अनुसार लगाया भी जा सकता है। 48 विधायक बीजेपी के पास, 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास, खेल सिर्फ 11 से 12 विधायकों का, और इन्हीं 11 से 12 विधायकों के खेल के जरिए राव इंद्रजीत सिंह ने कोई कदम उठा दिया तो बनी बनाई भाजपा की सरकार डगमगा सकती है, मुश्किलों में आ सकती है। नियाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन दल बदल कानून के तहत इस बात का जिक्र रामकुमार गौतम ने भी करा था कि अगर दल बदल कानून ना होता तो आज कोई भी विधायक दूसरी पार्टी में जा रहा है, अगर आज कोई भी सांसद दूसरे दल में जा रहा है तो वो सांसद विधायक बना रहता, उसे अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन बीच में एक बड़ा कानून तो आ जाता है, लेकिन ये जरूर है कि राव इंद्रजीत सिंह इतनी पावर रखते हैं कि आज के समय में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जरूरी हो गए हैं। अगर वो नहीं तो भाजपा हरियाणा में नहीं। बिल्कुल, राव इंद्रजीत सिंह नहीं तो भाजपा हरियाणा में नहीं, नाज़मीन का बड़ा बयान है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि 5 साल का जो कार्यकाल है, इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भी बीजेपी का हरियाणा में सरकार चलाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि सिर्फ 9 महीने की सरकार का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है और आगे आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती रहेगी। राव इंद्रजीत सिंह, रामविलास शर्मा क्या बड़ा सियासी कदम उठाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।